हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रतिज्ञा क्लासेस। आज हम वापस एक दूसरा सैम्पल पेपर जो आपके RUHS और एम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर के पेपर तैयार किया है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको इलैबोरेट कर दूंगी। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पेपर गिवन है तो शुरू करते। चलो, फर्स्ट क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर हमें उसके बारे में बताती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की दर, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में देती है, वो इलैबोरेट करना है। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, प्रतिक्रिया में बनने वाले उत्पाद, प्रतिक्रिया कितनी धीमी या तेज हो रही है, या इनमें से कोई भी नहीं, नन। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि हमें रिएक्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, या उनकी रेट के बारे में, रेट मतलब उनकी स्पीड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, या नन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, देखो 1 मिनट दे रही हूँ, सोचो, वरना फिर आगे करते हैं। इधर देखो, तो जो अभिक्रिया की दर होती है आपकी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, ये हमें किसके बारे में देती है इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कि आपकी कोई भी जो रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से हो रही है, मतलब उसकी रेट क्या है, कितनी स्लो से हो रही है, स्लो या फिर फास्ट हो रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, क्रियाकारक से उत्पाद बनने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को या फिर उस स्पीड को या उस गति को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा कि ये हमें किसके बारे में बताती है कि कोई भी रिएक्शन कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपके क्या आता है, किसी दर समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है तो उसकी दर किसके बराबर होगी, तो उसमें से जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे। देखो क्या बोल रहा है, अभिकारकों की दर, अभिकारक मतलब ये क्रियाकारक रिएक्टेंट की, ये बोल रहा है इसकी अगर हमें यूनिटी दे रखी हो, इसकी जो वैल्यू है वो अगर हमें यूनिटी दे रखी हो, तो इस केस में जो आपकी दर समीकरण है, इसके लिए जो आपके रेट इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट दर स्थिरांक, औसत, तात्कालिक, या इनमें से कोई भी नहीं। सोचो थोड़ा। क्या लगता है इनमें से क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैंने आपको एलैबोरेट कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके इसकी रेट ऑफ रिएक्शन 1 हो जाए, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 1 हो जाए, अभिकारकों की सांद्रता 1 हो जाए, तो उसकी जो दर समीकरण है, जो रेट इक्वेशन है, वो आपकी क्या बनेगी, और जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन एवरेज कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, ना इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, नन नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, एवरेज तो आपके क्या होता है, जो हम लोग टोटल निकालते हैं वो नहीं है इसमें, ना ही हमें ये लेना है, और नन तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कि अगर जब हम यूनिटी इसकी 1 ले लेते हैं तो फिर उसके बाद में जो आपकी रेट इक्वेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट दर स्थिरांक, या फिर इंग्लिश में हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी प्रतिक्रिया बोलो या अभिक्रिया बोलो, एक ही बात है, ठीक है। किसी अभिक्रिया की औसत दर और तात्कालिक दर, मतलब एवरेज रेट और आपकी उसकी इंस्टेंटेनियस जो रेट है वो इक्वल होती है, किसकी इक्वल होती है, या कब इक्वल होती है, स्टार्टिंग में होती है, लास्ट में होती है, मीडियम में होती है, बीच में कहीं, या फिर जब दो दरों का समय अंतराल 0 होता है तब होती है, बताओ। सोचो, बहुत ईजी है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, कि इन दोनों का जो दरों का जो समय अंतराल होता है, टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल आपके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये जब 0 आएगा तब जाकर के आपके ये दोनों वैल्यूज मतलब आपकी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। एवरेज रेट विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट। बस इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके इनका जो टाइम इंटरवल होता है वो आपके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के क्रम के बारे में कौन सा अवलोकन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो एक बार पढ़ लिया करो वो क्वेश्चन में हमसे सही स्टेटमेंट पूछ रहा है या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हम वही पढ़ना भूल जाते हैं जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है।
तो अब इसमें बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताओ, कौन सा रेट, प्रतिक्रिया, अभिक्रिया, रिएक्शन सारी एक ही बात है। रिएक्शन के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपके रॉन्ग है। पहला क्या दिया है, अभिक्रिया का क्रम हमेशा एक पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होता है। ये बोल रहा है कि इसका अभिक्रिया का जो ऑर्डर होगा, प्रतिक्रिया या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, होल नंबर ही होगी हमेशा, ऐसा जरूरी है। सेकंड क्या बोल रहा है, अभिकारकों का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्रम को प्रभावित नहीं करता है, सही बात है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है, ये जो आगे नहीं आते हैं, ये इस तरीके से हम लोग जो ये करते हैं, तो ये आगे नहीं आया, ये 3 ये 2 इसमें कुछ नहीं है तो 1, इनको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। तो ये बोल रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट कोई आपके रिएक्टेंट को प्रभावित नहीं करता है, नहीं करते, सही बात है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं है इसके अंदर, सही बात है। नेक्स्ट, अभिक्रिया का क्रम अभिकारकों की एकाग्रता शर्तों पर प्रतिक्रिया की दर को व्यक्त करने की शक्ति का योग होता है। ट्रू है कि आपके जो इसका हम ऑर्डर निकालेंगे, तो ऑर्डर निकालते टाइम हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि ऑर्डर बताओ इसका, तो हम कैसे निकालते हैं कि जो भी आपको रिएक्टेंट दे रखा है उनकी घात का क्या कर दो, आप योग कर दो। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, अगर आपसे पूछो इसका ऑर्डर निकालो तो आप क्या करोगे, 3 + 1 = 4। हाँ, तो ये सही स्टेटमेंट है, सी वाला। फोर्थ क्या कह रहा है, आदेश का मूल्यांकन केवल प्रयोगात्मक रूप से किया जा सकता है, सही बात है, प्रैक्टिकली वैल्यू पॉसिबल है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये रॉन्ग है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, हमेशा पूर्ण संख्या हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इसकी यूनिट बता दो। तो ये तो काफ़ी टाइम से ही करते आ रहा है, ये जब मैंने करवाया था तो शून्य कोटि, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन सब के लिए हमने रेट कांस्टेंट निकाला है ऑलरेडी। तो इसके लिए जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हिंदी में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, अभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये बोल रहा है कोई आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है जो 2A + B आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, A to B प्रोडक्ट बना रहे हैं। यदि सांद्रता A को दुगुनी कर दिया जाए, अगर इस A की सांद्रता को इसको डबल कर दिया जाए और B की सांद्रता को आधा कर दिया जाए, इस वाली को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है B वाली को, तो इसकी इस अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या किस तरीके से आपकी चेंज होगी। तो इसमें देखो ऑब्वियसली जो आपका ये जो है ए वाला जो रिएक्टेंट है वो आपके क्या है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, प्लस इसको क्या बोल रहा है, इसको आपको दुगुना कर देना है ना, जो ए थी उसको पहले से 2A कर दो। तो पहले से ये तो कितनी थी अपने पास में, 2A थी, ऑलरेडी 2 है, अब इसको डबल करोगे, डबल करने पर इसमें क्या आ जाएगा, 2 × 2 मतलब क्या आ जाएगा, 4A आ जाएगा, कितनी आ जाएगी, 4A आ जाएगी। अब इस वाले की देखो B थी पहले, अब आधी करनी है, हाफ, अब बोल रहा है अब कितनी हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया 2, मतलब अभी जितनी है उसकी कितनी हो जाएगी, 2 गुना वृद्धि होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, जब किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक के यहाँ कॉमा लगाओ, जब किसी अभिक्रिया की दर उसके दर स्थिरांक के बराबर होती है तो अभिक्रिया का क्रम होता है। क्या बोल रहा है कि आपके जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, इट शुड बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। तो मैंने आपको ये बताया है कि रेट इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, शून्य ऑर्डर होगा, आदेश या क्रम बोल दो, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 0 ऑर्डर। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और ये क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 ऑर्डर होगी। क्यों होगी वो बताती हूँ, इधर देखो, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ये जो होते हैं ना, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, जिसमें आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर जो होती है, ये आपके किसी भी अभिकारक की सांद्रता पे क्या नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। तो ऑब्वियसली इसमें जब आप करोगे ना, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो ये आएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट को पूरा का पूरा फॉलो करने वाली 0 ऑर्डर रिएक्शन है। 0 ऑर्डर रिएक्शन में ही ऐसा होता है कि उसकी जो रेट कांस्टेंट होती है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल आती है। जैसे देखो इसमें जो है, अब ये किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर क्या नहीं करी, डिपेंड नहीं करी। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ जो रिएक्शन आएगा आपका, अगर आप ये प्रोपोर्शनल यहाँ से साइन हटाते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है के, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये यहाँ पे इसकी 0 घात पे डिपेंड करिए, और जब किसी की पावर 0 होती है तो क्या आता है, 1 आता है। के को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, के आएगा। तो ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर किसके इक्वल हो गई, दर स्थिरांक क्या, रेट कांस्टेंट के इक्वल। के यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट कांस्टेंट बोल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दो, है ना, एक ही बात है।
तो ये जो होता है ये किस में होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया के निर्माण हेतु हेबर प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से कैटलिस्ट का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। देखो अमोनिया का जो हेबर प्रोसेस होती है क्या होती है, इसमें यही होता है N2+3H2 N2+3H2 और ये रिएक्शन करके बनाते हैं 2NH3। ठीक है, ये प्रोसेस है आपकी, ये रिएक्शन है। ठीक है, इसे कहते हैं अमोनिया की हेबर प्रोसेस या हेबर प्रक्रम के द्वारा क्या बनाना, अमोनिया बनाना। तो इसमें जो आपके लिया जाता है वो लिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनाइज्ड एस्टिबस। इसका हम क्या करेंगे, एज अ कैटलिस्ट हम यूज करेंगे। कैटलिस्ट मतलब जिसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, आपको करना है डायरेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन करता है। अच्छा भाई, अब देखो एक होते हैं आपके रिएक्टेंट, फिर वो बनाते हैं प्रोडक्ट, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। मतलब यहाँ क्रिया कारक लेंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और उत्पाद बनाएंगे। तो ये पूछ रहा है ये जो कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, ये किसके अंदर चेंज करता है। तो ये किस में चेंज करेंगे, देखो ये सारा ना आपके उत्प्रेरक पे कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका कैटलिस्ट जो होगा अगर वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाला है तो भी आपकी उसकी कोई एनर्जी जो होगी वो चेंज होगी, और अगर डिक्रीज करने वाला है तो भी वो क्या होती है, चेंज होती है। उत्प्रेरक बेसिकली करते क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। तो इनके थ्रू जो होती है ये तीनों चीज़ें चेंज नहीं होगी, खाली एक ही जो ऑप्शन नंबर डी है सक्रियण ऊर्जा, या इंग्लिश में इसको कहता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, द स्टडी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, या द स्टडी ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, उसको क्या बोला जाएगा, क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर बोलेंगे, अभिक्रिया का तंत्र सिस्टम, या कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, या ऑप्शन नंबर डी। तो जो ये सारा अध्ययन करते हैं ना इसमें, जब स्टडी करते हैं तो ये सारे के पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले इस बैच के बारे में देख लो। RUHS और एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बैच है। क्या करना है आपको, प्ले स्टोर ओपन करना है, प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको इस बैच की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड दिस बैच विल स्टार्ट फ्रॉम द 20th March 2024। तो ये देख लेना आप लोग, करो फिर हम आगे नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अभिक्रिया दर स्थिरांक को अभिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता डैश फिल इन द ब्लैंक होती है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि किसी भी अभिक्रिया की रेट कांस्टेंट को अभिक्रिया की दर के रूप में कब हम डिफाइन करेंगे, तो उस अभिकारक की उसकी जो सांद्रता होती है वो क्या होनी चाहिए, इसमें शून्य आएगा, 1 आएगा, यूनिटी आएगा, या फिर दुगुना, या फिर अनंत इन्फिनिटी आएगा। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा आपके। तो इसका जो आंसर होगा ना वो आपके क्या होगा, यूनिटी, या फिर इकाई कर दो इसको, इकाई। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। ये कंडीशन आपकी तभी पॉसिबल है जब आपकी उसकी जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, आपके इक्वल टू 1 आएगी। इक्वल टू क्या आएगी, यूनिटी आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, ये मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट डायरेक्ट ही बताई थी कि जब भी हम किसी में वो चेंज करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसको पूरे को जो रिप्रेजेंट करने वाला है वो एक यही है। इसका क्या होगा, N बराबर T पर 10 डिग्री टेम्परेचर पर दर स्थिरांक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसका जो आपका तापमान गुणांक होता है जिसको हमने N से रिप्रेजेंट किया है, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना वो यही होता है कि आपका टेम्परेचर के ऊपर कितना रेट कांस्टेंट है,
प्लस 10 डिग्री पर कितना, अगर हम उसकी 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब उसका रेट कांस्टेंट कितना आएगा, उन दोनों का सम कर दो, एडिशन कर दो, दैट विल बी द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण ग्राफ में वक्र के शिखर पर क्या होता है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ होगा, या कोई चेंज नहीं होगा, या क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ, बताओ भाई। देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो इक्वेशन थी वो आपकी क्या थी, हम लोगों ने इस तरीके से कुछ लिखा था, इस तरीके से हमने एक इक्वेशन लिखी थी, आपको याद हो तो, जिसको हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन बोला था। अब इसमें ना क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपके ये जो ग्राफ बनेगा, इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा, जो भी आप वो ग्राफ बनाओगे, देखना दो आपको मैंने ग्राफ बताए थे, जब टेम्परेचर टी लगाकर करते हैं तो क्या चेंजेस होता है और उसमें क्या चेंजेस होता है। देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाले ग्राफ में क्या था कि आपके सिर्फ वही वाले रिएक्टेंट, वही वाले क्रियाकारक अणु आपस में टक्कर करेंगे, कॉलिजन करके आपके उत्पाद बनाएंगे, जिनके पास में एक पर्टिकुलर क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है, और सक्रियण ऊर्जा का मान कितना होता है, ये इतना। फिर बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने बोला था अगर जब हम रिएक्शन करते हैं नॉर्मली तो उसको कंप्लीट होने में इतना टाइम लगता है, वो ये, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, तापमान वहाँ बढ़ा देते हो, तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, जल्दी हो जाती है। तो इसमें जो आपकी ग्राफ बनेगा ना, ये बी वाला होगा, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, कि आपकी जो आगे और नीचे की ओर क्या हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, उसमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, आगे की तरफ भी हो रहा है और प्लस नीचे की तरफ भी हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अभी जो क्वेश्चंस है ना, ये डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इनके आंसर आपको समझ आ जाएंगे, वरना चाहे भले मैं कितना भी आपको इसके बारे में अभी एलैबोरेट कर दूं नहीं समझेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर करो, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान और प्रतिक्रिया दर के बीच में एक ग्राफ बनाने पर, तापमान और प्रतिक्रिया दर मतलब अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इनके बीच में ग्राफ बनाने पर अभिक्रिया दर की तापमान का निर्भरता पता चलता है कि आपकी ये जो तापमान होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में जब आप ग्राफ बनाओगे तो इनके बीच में ग्राफ जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको बताना है क्वेश्चन में। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो अभिकारक और इनकी एकाग्रता पे निर्भर करेगा क्या, उत्पाद और इनकी एकाग्रता पे करेगा क्या, या उत्प्रेरण और तापमान की दर पर, या फिर दर स्थिरांक और इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कि जब भी आपके इनके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा इससे जो सबसे ज़्यादा जो चेंज होगा वो आपके क्या होगा, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके, कि जब भी आप इनके बीच में ग्राफ बनाते हो तो जो तापमान की निर्भरता का पता लगता है वो रेट कांस्टेंट से और उस टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हमें पता लगेगा, बाकी इनमें से कोई भी फैक्टर इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आधे, हाफ लाइफ टाइम इसको कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं अर्धायुकाल, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ भाई। आपकी जो टी हाफ की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी, या फिर दोनों ही आपके इंक्रीज डिक्रीज दोनों होते रहेंगे। किस में पूछ रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें पूछ रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कि हाफ लाइफ टाइम पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। तो हाफ लाइफ टाइम जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में आपकी क्या होती है, बढ़ेगी घटेगी, या क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ये जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, इट डिक्रीजेज, कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी जो हाफ लाइफ टाइम होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इनमें कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट, केवल एक साधारण सजातीय प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की आवश्यकता होती है? बताओ भाई, आपने जितनी भी रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आपने एलैबोरेट करी है, तो उसमें आप लोग जो मेथड यूज करते थे वो कौन सा मेथड यूज करते थे? बताओ। इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एकीकरण विधि मतलब होता है इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। सेकेंड, अर्ध आयुकाल विधि मतलब हाफ लाइफ टाइम मेथड। थर्ड ऑप्शन ग्राफिकल मेथड। ऑप्शन नंबर डी ओस्वाल्ड मेथड। तो बताओ इनमें से जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा? बताओ, आपने ये क्वेश्चन इतने बहुत सारे सॉल्व किए हैं इनको, है ना। तो आप लोग जब ये रेट कांस्टेंट इसके लिए निकालते थे तो इनमें से कौन सा मेथड यूज करते थे? एक ही मेथड करते थे भाई, ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड करके ही तो हमने वो सारी की सारी वैल्यूज निकाली थी, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक न्यूमेरिकल आया है, छोटू सा न्यूमेरिकल है, सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके आते भी है, ठीक है। न्यूमेरिकल में कंप्लीटली आपके नो वाली बात है नहीं, आते हैं, पूछे जाते हैं, आप लोगों को भी उस हिसाब से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। चलो, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? 30 मिनट्स में फर्स्ट ऑर्डर प्रतिक्रिया या प्रथम जो उसका क्रम होता है, जो एक पहला स्टेप होता है, उसमें आपकी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्या बोल रहा है? 30 मिनट्स में 50% कंप्लीट हो रही है, तो 87.5% होने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये बताना है हमें। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें टी हाफ गिवन है। ये जो वैल्यू है ये किसकी है? टी हाफ की है। ये बोल रहा है 30 मिनट्स के अंदर, मतलब टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखी है। अर्ध आयुकाल की विधि जो टाइम है वो आपको दे रखा है। तो फर्स्ट हाफ होने में आपके 30 मिनट्स लगते हैं, और उसको तो आपको अब कितने करनी? 87 पॉइंट इतना, मतलब टोटल आपको 3 हाफ करना है। 3 हाफ मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 90 मिनट्स आ जाएगा। दिख रहा है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन के अंदर देखो मेथड क्या दे रखा था? 30 मिनट्स में आपके फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है। फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है मतलब टी हाफ की वैल्यू आपके 30 मिनट्स दे रखी है, और उसमें 50% रिएक्शन हो रही है, तो 87.5% होने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका आप क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इसका 3 गुना समय लगेगा। फर्स्ट हाफ हो रहा है, टोटल ये होने में हमें कितना चाहिए? 3 हाफ चाहिए ना, 3 हाफ चाहिए 87.5 में। तो टी हाफ, फिर अनदर टी हाफ, देन अगेन अनदर टी हाफ, देन 30, तो कितना आ जाएगा टोटल? आपके 90 आ जाएगा। किसी अभिक्रिया में प्रेरक शक्ति क्या होती है? बताओ। प्रेरक शक्ति इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर? ड्राइविंग फोर्स। बताओ, किसी भी रिएक्शन के अंदर ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो पहले तो देखो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, किस चीज को आपकी ड्राइविंग है, ड्राइविंग नहीं है, आर है, दिस इज आर। ये आपके जो होता है ये किसकी अमाउंट होती है? जो जितनी भी आपके रिएक्शन के अंदर मुफ्त एनर्जी, फ्री एनर्जी जो होती है ना, उसकी माप जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये फ्री एनर्जी। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? फ्री एनर्जी। मतलब आपके ड्राइविंग फोर्स जो होता है किसी भी रिएक्शन में, वो क्या होता है? किसकी अमाउंट होती है कि उस रिएक्शन के अंदर कितनी आपकी फ्री एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। जब भी कोई रिएक्शन करवा रहे हो, आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस टाइम पे आपकी कितनी एनर्जी रिलीज हुई है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, उसकी जो अमाउंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, या हिंदी में आपका क्या हो जाएगा? प्रेरक शक्ति। ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है ये वाले। नेक्स्ट, इथाइल एसीटेट हाइड्रोलिसिस के लिए प्रतिक्रिया की आपको क्या बतानी? हीट बतानी, हीट की माप बतानी है। हीट बोल दो, ऊष्मा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो उसकी जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है? 0 से ज़्यादा होती है, 0 से कम होती है, 0 होती है, या फिर क्या होता है? इनमें से कुछ भी नहीं होता है, नन। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये जो आपके हाइड्रोलिसिस कराता है इसकी जो वैल्यू होती है ना, हीट, वो आपकी क्या होती है? 0 होती है। अच्छा, इथाइल एसीटेट बोला है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? इथाइल एसीटेट
एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस, ये आपके किसका फॉर्मूला आ जाएगा, इथाइल एसीटेट का। इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, H2O के साथ करवानी है, करवा दो। जैसे आप करवाओगे एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, ये मीथेनॉल, और ये बन जाएगा। तो अब इसके लिए जो आपके हीट जो होती है ना, इसमें कोई भी हीट रिलीज नहीं होती, ये डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है। तो हीट की जो आपकी वैल्यू रहेगी दैट विल बी जीरो, जीरो रहेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट बताओ भाई। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अभी हमने पीछे जीरो ऑर्डर की बताई थी, अब सेकेंड ऑर्डर की बतानी है। बताओ क्या होगी इसकी जो यूनिट आएगी, बताओ बताओ। सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ जो रिएक्शन आती है आपके वो कितनी आती है, क्या होता है इसका आंसर बताओ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर बता दोगे, और अगर नहीं आता है तो फिर मजे करो, इसके आंसर होने हैं नहीं। तो जल्दी से मुझे बताओ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होती है वो क्या आती है। इसका जो आंसर होगा वो आपकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ये जो ये है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, यूनिट होता है, ध्यान रखना जिसको नहीं पता है। ये वाला जो है ये आपके किसका था, जीरो ऑर्डर का था, और ये वाला जो है ये आपके किसका हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा, ध्यान रखना ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करें उससे पहले बैच देख लो, जो बीएससी नर्सिंग और एम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम वही प्रोसेस आपको करनी है, क्या, प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको इस बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, की पॉइंट्स वहाँ पे एलैबोरेट है। अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वो दोनों आपको यहाँ पे गिवन है, तो एक बार इसको चेक कर लो, देख लो, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलो आगे क्वेश्चंस देखो। किसी अभिक्रिया दर का दर स्थिरांक दे रखा है, आपको बताना है इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। देखो अभी मैंने आपको पीछे इनकी यूनिट्स बताई है, तो यूनिट के बेसिस पे देख लो भाई। सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स किसकी होती है, जो आपके यूनिट होती है वो किसकी होती है, पहला क्रम बोल दो या फिर फर्स्ट ऑर्डर बोल दो, ठीक है। जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसे पता लगाया, क्योंकि आपके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, रेट कांस्टेंट, उसके पीछे यूनिट कितनी देर की, सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स जो यूनिट होती है वो आपकी किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है, ठीक है। जीरो की अलग थी, सेकंड की अलग थी, और थर्ड की और भी अलग होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया है कोई ए टू बी, उसमें ये देखा गया कि ए की सांद्रता 4 गुना बढ़ जाती है तो अभिक्रिया की दर जो होती है दुगुनी हो जाती है। तो वो जो रिएक्शन होगी वो कौन से ऑर्डर की होगी, वापस ध्यान से देखो। ए टू बी आपके पास में कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये बोल रहा है जब ए की सांद्रता को 4 गुना कर दिया जाता है, मतलब ए की को इसको 4A कर दिया जाता है, तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो बताओ कौन सी रिएक्शन है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कौन क्या होगा, प्रतिक्रिया का आपको क्रम बताना है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, बताओ इसका आंसर। आपकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड होगी, जीरो होगी, या थर्ड होगी, क्या होगा, इसका आंसर बताओ जल्दी से। बताओ क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, या उसकी जो ऑर्डर होगी वो हाफ हो जाएगी, या जीरो होगी, शून्य होगी, बताओ। तो अब देखो ये ऐसे जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, कि अगर हम इसको 4 को बढ़ा देते हैं ये हो जाता है, या वे
तो उस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस में ना इतना ध्यान रखना है आपको, जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, मैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डबल हो जाएगी जब आप इसकी कंसंट्रेशन को क्या करोगे, फोर्थ करोगे, तो आपके जो इसकी ऑर्डर या फिर इसका जो ऑर्डर रहेगा वो आपके क्या आएगा, हाफ आएगा। क्यों आएगा हाफ, क्योंकि देखो ये चीज आपकी क्या हो रही है, डबल हो रही है। जब आपने इसको डबल किया तो ये आपकी क्या हो रही है, हाफ हो रही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, अगर आप एक ही सांद्रता को 4 गुना कर देते हो, मतलब आपकी जो क्रिया कारक है उसकी कंसंट्रेशन को आप 4 टाइम्स बढ़ाते हो, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो इसके लिए जो आएगा, क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, यही आएगा ना, है ना। अब बी में तो आपने कोई चेंज किया है नहीं, प्रोडक्ट में तो आपने तो सिर्फ चेंज किसमें किया, इसमें किया है, और उसका भी आपने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो रही है आपकी, डबल हो रही है, जब आप ये चेंजेस कर रहे हो, ये वाले ये चेंजेस कर रहे हो, समझ रहे हो। अब निकाल लो। अब इस केस में जो आपके आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। और सी आने के पीछे रीजन क्या है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपको इस तरीके से करना है कि जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है चेंजेस, उसको उस फॉर्म में लिख लो। फिर आप जैसे ही आप लिखोगे ना आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, या फिर थोड़ा सा जब आप दिमाग लगाओगे कि भाई हम अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तक का तो उसने कुछ बताया है नहीं, बस हमें रिएक्टेंट का और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हाफ आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है, कौन सा है, रिकॉग्नाइज करो। 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी देखो। ये जो लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं ना इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको बस खाली लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी होती है और इनमें कुछ भी नहीं है। तो बताओ इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, बताओ। चलो मेरे साथ साथ चलो आप करो, फिर बाद में बताती हूँ, वरना मुझे तो बताना है ये। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, शून्य जीरो ऑर्डर अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होती, सही बात है, बताया था ना मैंने कि उस पर डिपेंड नहीं करनी। हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो देख लेना वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। सेकेंड, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो लाइफ टाइम होता है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही बात है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जब चैप्टर करवाते हैं तो सारा आपके टॉपिक के अंदर इलेबरेट होता है, तो ये डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता है कौन सी चीज राइट है और कौन सी रॉन्ग है, ठीक है। प्रतिक्रिया की दर आणविकता शून्य या अंश हो सकती है, फ्रैक्शन या जीरो हो सकती है क्या। आणविकता मतलब मॉलिक्यूलैरिटी, और टी हाफ लाइफ टाइम, ये तो सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शून्य ये कभी भी क्या नहीं हो सकती आपके, शून्य या फ्रैक्शन हो सकती है कि फ्रैक्शन हो सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, उसमें भाग लेने वाले जो आपके रिएक्टेंट होंगे उनकी संख्या, तो ये कभी भी शून्य हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, कभी भी शून्य नहीं हो सकती, फ्रैक्शन आपके चलता है, ठीक है। तो इसीलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, सक्रियण ऊर्जा ई ए के बराबर, या ये आपके उसके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाले में से है जो अभी अपने हमने किया है क्वेश्चन। ये बोल रहा है ई ए की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, के ए के, इसके या इसके, बताओ आंसर्स क्या आएंगे इसमें। आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछी है और उसका जो फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा वो आपको बताना है। तो जो आपके एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना उसकी वैल्यू ये होती है E⁻⁻ माइनस EA/RT। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, माइनस EA/RT, जहाँ पे R आपका गैस कांस्टेंट रहता है, T आपका टेम्परेचर रहता है और EA जो होती है आपके ये एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा रहता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। नेक्स्ट, एक रिएक्शन दे रखी है जिसके अंदर आपको ये रिएक्शन है, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में हो रही है, कार्बोक्सिलिक बन रहा है प्लस एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। इसको एस्टरीकरण कहते हैं भाई, एस्टरीफिकेशन। तो ये जो ऑर्डर होती है ये आपकी किस ऑर्डर की होती है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
या फिर आपके स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर आपके थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, बताओ। तो ये जो होती है ना, ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड टाइप की रिएक्शन नहीं होती, ये आपकी होती है स्यूडो। इसका जो आंसर आएगा आपके क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये होती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या फिर छद्म कोटि की अभिक्रिया। इसको क्या बोला जाएगा, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या फिर छद्म कोटि की अभिक्रिया। अच्छा, ये रिएक्शन क्या होती है, देखो सेकंड ऑर्डर तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्रिया कारक की दो सांद्रता उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑर्डर जिसमें फर्स्ट एक रिएक्टेंट की सांद्रता पर डिपेंड करेगी। थर्ड ऑर्डर जिसमें 3 रिएक्टेंट। अब स्यूडो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है ना, इसमें हम जब आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो उसमें हम वाटर की कंसंट्रेशन को क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। मतलब सपोज करो अगर मुझे इसके लिए कंसंट्रेशन निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगी, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट निकालूंगी वो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की सांद्रता, तो ये ऊपर आ जाएगा अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता होती है, तो सिर्फ ये एस्टर ही आएगा। अब इस टाइम में हम क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको बोला जाता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल है, जो जब चाहे भले आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, लेकिन आपको स्यूडो ऑर्डर में ये वाला एग्जाम्पल तो लिखवाते ही लिखवाते हैं। तो इसका जो आपके आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है ये। और ये आपके क्या होती है, एस्टेरिफिकेशन भी होती है। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है कि जब अल्कोहल और आप इसकी दोनों की रिएक्शन करवाते हो तो आपके किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर प्लस वाटर का, इसलिए इसको हम एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। एस्टेरिफिकेशन या हिंदी में क्या हो जाएगा, एस्टेरीकरण। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर आगे हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में उनमें करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे की अभिक्रिया के लिए उच्च सक्रियण ऊर्जा वाली एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया आरेख है, बताओ। एंडोथर्मिक ग्राफ बताना है आपको, एंडोथर्मिक ग्राफ, जिसमें रिएक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, फर्दर प्रोसीड होनी चाहिए। तो उसके लिए जो आपके ग्राफ बनेगा वो कौन सा होगा, बताओ भाई। सिंपल, अच्छा, सबसे सरल क्वेश्चन है आपके। बताओ बताओ। अच्छा, एंडो और एक्सो दो टर्म्स होती है, आपको पता हो तो क्या होती है, व्हाट इज एंडो, व्हाट इज एक्सो। दो टर्म होती है आपकी, एक होती है एंडोथर्मिक और एक आपकी होती है एक्सोथर्मिक। हिंदी में इसको बोला जाता है ऊष्माशोषी और इसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। बताओ, देखो जिसमें आपके एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें एनर्जी आपकी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण, मतलब अवशोषित होती है। और एक्सोथर्मिक आपकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का बाहर निकलना। ठीक है, ये दो प्रोसेस ध्यान रखना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ऊष्माशोषी या फिर सेकंड है आपका ऊष्माक्षेपी। अब इसके लिए आपको ग्राफ बताना है, तो देखो एंडोथर्मिक ग्राफ बताना है, मतलब उसमें ऊर्जा क्या हुई है, आपकी अवशोषित हुई है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपकी क्या बनेगा, अच्छा ग्राफ किस किस के बीच में बनाया है, पोटेंशियल एनर्जी और उसकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में अभिक्रिया जो आपके हो रही है उसमें, और पोटेंशियल एनर्जी, दो तरीके की ऊर्जा होती है, पता है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, मेन जो हम बात करते हैं। एक तो होती है आपकी गतिज ऊर्जा और एक कौन सी होती है आपके स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच में ग्राफ बनाया है। तो
इसका जो आंसर होगा वो आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। कि जब भी हम क्या करते हैं एंडोथर्मिक ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच में, एंडोथर्मिक जब हम ग्राफ बनाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या कंसीडर करके, रिएक्शन कोऑर्डिनेट और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, तो आपका जो ग्राफ मिलता है ना वो आपको इस तरीके से मिलता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, लो होती है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होकर के अपने हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, उत्पाद मिल जाता है। आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिएक्टेंट को, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट, क्रियाकारक, और पी आपके रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट, उत्पाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बस आज इतने ही क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट कोई स्लाइड नहीं है। अब जो नेक्स्ट हम आगे करेंगे और हम इंग्लिश और हिंदी नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, दोनों में आपके क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो बाकी अब कल करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।